हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एडेपिक फैक्टर या मेसोजोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इकोलॉजी का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, सेकंड में है सॉइल प्रोफाइल, उसके बाद इसमें पहला है ए हॉरिजॉन, जिसमें फर्स्ट में आता है A00 और O1 हॉरिजॉन, सेकंड में आता है A0 और O2 हॉरिजॉन, थर्ड में आता है A1 हॉरिजॉन और फोर्थ में आता है A2 हॉरिजॉन। उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे B हॉरिजॉन, उसके बाद है C हॉरिजॉन और फिर लास्ट में है D और R हॉरिजॉन। उसके बाद थर्ड में देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, जिसमें पहला है मिनरल्स मैटर, जिसमें पहला है क्ले सॉइल, सेकंड है सैंडी सॉइल, थर्ड है लूम सॉइल, फोर्थ है ह्यूमस सॉइल। उसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, उसके बाद थर्ड देखेंगे सॉइल एटमॉस्फेयर, फोर्थ देखेंगे सॉइल सॉल्यूशन, फिफ्थ देखेंगे सॉइल ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद फोर्थ में देखेंगे कंक्लूजन और फिर लास्ट में देखेंगे हम लोग रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन में है वह जटिल भौतिक तंत्र जो प्राणियों के लिए आलंबन, ऑक्सीजन, जल तथा पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, मृदा कहलाता है। पौधे की जीवन शैली तथा विशेष परिस्थितियों में कुछ जंतुओं को प्रभावित करने वाले जो मृदा से संबंधित होते हैं मृदीय कारक कहलाते हैं। मृदा पृथ्वी की तरह कार्य करता है क्योंकि इनमें खनिज तत्व, जल, वायु, कार्बनिक पदार्थ तथा अनेक जीवाणु, केंचुआ, माइटस, कवक आदि होते हैं। मृदा की उत्पत्ति चट्टानों की अपेक्षा से होती है, जिसे मृदा जनन या पीडोजेनेसिस कहते हैं। यदि मृदा उसी स्थान पर रह जाता है जहाँ निर्मित हुआ है तो उसे रेसिडुअल मृदा कहते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल के ऊर्ध्वकाट को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। ऊर्ध्वकाट में विभिन्न लेयर दिखाई देते हैं जो संगठनात्मक रूप से भिन्न होते हैं तथा एक दूसरे के नीचे स्थित होते हैं। इन लेयर्स को हॉरिजॉन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्स निम्नलिखित हैं। पहला है ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन को 4 सब हॉरिजॉन में बांटा गया है। पहला हम लोग देखेंगे A00 और O1 हॉरिजॉन। यह ए हॉरिजॉन का सबसे अपर लेयर होता है जो कि तुरंत गिरी हुई लीव्स, शाखाओं, फ्लावर, फ्रूट्स एंड एनिमल के डेड बॉडी से ढका रहता है। इस हॉरिजॉन में इन पदार्थों का अवघटन नहीं हो पाता। हम लोग इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे दिखाया गया है जो सबसे ऊपर वाला काट है, लेयर है, वो है A00 हॉरिजॉन। ठीक है, ये जो मिट्टी का सबसे ऊपरी वाला जो परत होता है ना, जो सूखी हुई पत्ती, कचड़े, ये सबसे बनता है, उसको A00 हॉरिजॉन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे A0 और O2 हॉरिजॉन। यहाँ पे हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं O2 हॉरिजॉन करके दिया गया है, सेकेंड लेयर, उसी को यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, यह लेयर A00 और O1 हॉरिजॉन के ठीक नीचे स्थित होता है। यहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल का विघटन होता है। इस लेयर में फंजाई, बैक्टीरिया एंड एक्टिनोसाइट्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल, जैविक, बायोटिक अपघटन करते हैं। उसके बाद देखेंगे A1 हॉरिजॉन। तो आप लोग क्या करेंगे, ये डायग्राम में देखेंगे A1 हॉरिजॉन, जो तीसरा लेयर दिखा है यहाँ पे A1 हॉरिजॉन है। ठीक है, देखते हैं A1 हॉरिजॉन। इस लेयर में कार्बनिक पदार्थ भरपूर रूप से होते हैं, इस कारण इसका कलर गहरा होता है। इसी लेयर में ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में प्रेजेंट खनिज पदार्थों के साथ मिलकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। इस लेयर में प्रेजेंट मटेरियल को ह्यूमिक या मेलेनाइज्ड रीजन कहते हैं। फॉरेस्ट की सॉइल भूमि में इस हॉरिजॉन की गहराई ग्रासलैंड की अपेक्षा कम होती है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे A2 हॉरिजॉन। तो यह A1 हॉरिजॉन के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। इस जोन में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल बड़े आकार के होते हैं तथा इसमें बालू अधिक मात्रा में पाई जाती है। जबकि ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा कम होती है तो इसे पोडसॉलिक एलुवियल जोन कहते हैं। जोन ऑफ लीचिंग भी कहते हैं। अत्यधिक वर्षा होने के कारण इस जोन में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल एंड मिनरल्स मटेरियल नीचे जोन में चले जाते हैं, जिसका कारण इनका कलर लाइट हो जाता है। उसके बाद है बी हॉरिजॉन। तो यह जोन क्ले के द्वारा बनाया जाता है। यह लेयर वाटर के प्रति अपारगम्य होता है तथा इसमें एयर की मात्रा नगण्य होती है। बहुत ही कम प्लांट के रूट इस जोन में पहुंच पाते हैं। इस लेयर में वर्षा का जल धीरे धीरे अब्जॉर्ब होकर स्टोर होता रहता है।
इस लेयर में घुली हुई क्ले Fe यानी कि आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ऑर्गेनिक मटेरियल पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यह लेयर रिजर्वायर की भांति वर्क करता है, अतः इस जोन को जोन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड फाइन पार्टिकल्स वहित सूक्ष्म कणों के सांद्रण का क्षेत्र भी कहते हैं। इस लेयर में ओनली लॉन्ग प्लांट की रूट ही एंट्री करती है। ठीक है, यह लेयर सिलिका रिच क्ले, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्यूमिनियम एंड फेरस के ऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण डीप कलर व मोटे दान गठन युक्त होते हैं। उसके बाद देखेंगे सी हॉरिजॉन। तो यह बी हॉरिजॉन के ठीक नीचे उपस्थित होता है। इस लेयर में ह्यूमस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होते हैं। यह जोन इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक का बना होता है। प्लांट के रूट से इस लेयर में नहीं पहुंच पाते। यहाँ जैविक क्रियाशीलता एब्सेंट होती है। उसके बाद है डी और आर हॉरिजॉन। यह हॉरिजॉन सी हॉरिजॉन के ठीक नीचे स्थित होता है। इसके ऊपर भूगर्भीय जल प्रेजेंट होता है। यह लेयर अनवेदर्ड रॉक का जोन क्षेत्र होता है। उसके बाद देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल के विभिन्न कंपोनेंट्स निम्नलिखित हैं। पहला है मिनरल मैटर। रॉक के महीन या मोटे कणों के टूटने से सॉइल का निर्माण होता है। कणों की नेचर एंड मिनरल मैटर की उपस्थिति के बेस पर सॉइल के कणों के निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। पहला है मूरम, जो 2.00 mm से अधिक होता है। मोटा बालू 0.2 से 2 mm तक। महीन बालू 0.02 से 0.2 mm तक। उसके बाद है गाद 0.002 से 0.02 तक। उसके बाद है क्ले, मृतिका 0.002 mm से कम होता है। उसके बाद आगे देखेंगे उपयुक्त सॉइल पार्टिकल के बेस पर सॉइल को निम्नलिखित प्रकारों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है क्ले सॉइल, सेकेंड है सैंडी सॉइल, तीसरा है लूम सॉइल, फिर है ह्यूमस सॉइल। पहला हम लोग देखेंगे क्ले सॉइल। तो ऐसी मृदा में लगभग 75% मृतिका तथा साथ ही साथ गाद तथा ह्यूमस भी होता है। इसमें पानी की अत्यधिक मात्रा संचित होती है, जो कि मृदा में वायु नहीं के बराबर होता है, अतः ये पौधे की वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं होते। उसके बाद देखेंगे हम लोग सैंडी सॉइल। तो इस प्रकार के सॉइल में 70 से 80% बालू होता है। इन कणों के बीच बड़े बड़े अंतःकणीय अवकाश पाए जाते हैं, जिसके कारण हम सॉइल में प्लांट का ग्रोथ अच्छे से होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लूम सॉइल। तो ऐसी मृदा में 40% महीन बालू, 30%, 50% गाद स्लीट तथा 10 से 15% मृतिका क्ले होता है। बाकी की मात्रा में ह्यूमस उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण लूम मृदा पौधे की वृद्धि के लिए आदर्श मृदा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग ह्यूमस सॉइल। तो इस प्रकार की मृदा अत्यधिक मात्रा में सड़े गले जैविक अंश की उपस्थिति को दर्शाती है। यह अच्छी तथा उपयुक्त मात्रा में खाद जैविक की उपस्थिति मृदा होती है, जिसमें उच्च मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, जिसके कारण ऐसी मृदा में पौधे अत्यधिक बढ़वार प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल में अनेक प्रकार के लीव्स, स्टीम एंड रूट के मृत हिस्सों का गठन होता है, जिसके फलस्वरूप लिग्निन एंड सेलुलोज का निर्माण होता है। क्ले टिश्यू का उसका कोई पार्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर गहरे रंग के संरचना में चेंज हो जाते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉइल एटमॉस्फेयर। सॉइल के आसपास नमी होने के कारण इनमें कणों के बीच में स्पेस अवकाश होते हैं, जिसे पोर कहा जाता है। माइक्रो साइज वाले पोर में कैपिलरी क्वार्टर प्रेजेंट होते हैं तथा बिग साइज वाले पोर में क्वार्टर के लिए नाली का वर्क करते हैं। इसमें एयर भरा रहता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये सॉइल एयर ही प्लांट रूट को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सॉइल एयर एटमॉस्फेयर एयर की तरह होता है, बट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर की कंपेयर में अधिक होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉइल सॉल्यूशन। मृदा में उपस्थित जल की मात्रा के कारण पौधे को आवश्यक मात्रा में जल उपलब्ध होता है। मृदा को जल अंततः वर्षा जल से ही प्राप्त होती है। वर्षा द्वारा प्राप्त जल की कुछ मात्रा बहकर नदियों के निचले हिस्से में चली जाती है। इससे
जल कहते हैं। कुछ मात्रा में मृदा के कण सतह के अधिशोषित हो जाते हैं, इन्हें आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। उसके बाद है सॉइल ऑर्गेनिज्म। मृदा में अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं। मृदा में जीव जंतु का उस क्षेत्र विशेष में पर्यावरण निर्धारण में भी भूमिका होती है। मृदा के सूक्ष्म पादप के अंतर्गत जीवाणु, कवक तथा कुछ मृदीय शैवाल आते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई मृदा के ऑर्गेनिक यौगिक के अपघटन का कार्य करते हैं। सेल्यूलोज तथा उसी तरह के यौगिकों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ह्यूमस का निर्माण होता है। और नाइट्रीफाइंग एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु मृदा में नाइट्रोजन की उपस्थिति को बढ़ाते हैं। मृदा प्राणी के रूप में अमीबा, रोटिफोर तथा निमेटोड्स आदि सूक्ष्मजीव मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक कीट, मकड़ियाँ, मिलीपीड्स, केंचुए, घोंघा जैसे जंतु भी बिल का निर्माण करते रहते हैं। ये अपघटन के अतिरिक्त मृदा कणों को ढीला बनाने का कार्य करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कंक्लूजन। मिट्टी हमारे जीवन का आधार है। इसका निर्माण लाखों वर्षों से पहले हुआ था। मूल सेलों के विघटन से मिट्टी का निर्माण होता है। प्रकृति की अनेक शक्तियाँ जैसे परिवर्तनशील तापमान, प्रवाहित जल, पवन आदि इसके विकास में सहायता करते हैं। मिट्टी की परतों में होने वाले रासायनिक तथा जैव परिवर्तन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। मृदा खनिज और कार्बनिक घटकों का मिश्रण है जो पौधे के विकास का आधार है। मिट्टी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में वनस्पति को प्रभावित करती है। पौधे के जल तथा पोषण तत्व मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर वनस्पति की भिन्नता मिट्टी पर निर्भर करती है। मिट्टी की रासायनिक संरचना में नाइट्रोजन, कार्बन तथा जल प्रमुख है। उसके बाद आगे है रेफरेंस में है डॉक्टर विजय कुमार तिवारी। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नोट समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।